और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय बीस हैप्पी और बैंक प्रमोशन के संबंध से यहाँ बात करना है जय प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 3 है। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जय भी का यहाँ पे दो प्रकार के कोर्सेज होती हैं। एक जो है कि 6 महीने की वैलिडिटी कोर्स है, दूसरा है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स। दोनों जगह आपको वीडियो कोर्स मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिविजन नोट्स मिल जाएगा। और कोई पेपर करते हैं जैसे पेपर 1 है IEIFS, इसका दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 हो गया PPB, इसका दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 है AFBM, इसका दाम है 800 रुपये और यहाँ दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 है RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। अगर कॉम्बो पे करते हैं इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। पहले सवाल पाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट अकाउंट्स विथ रेसिडेंट्स कैन बी ओपन बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस। बोलते कौन सा ज्वाइंट अकाउंट होता है जहाँ रेसिडेंट यानी जो भारतीय नागरिक हैं वो ओपन कर सकते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी वैसे लोग जो भारत में नहीं रहते, यानी 180 दिन से ज़्यादा वो विदेश में रहते हैं। ए ऑप्शन है FCNRB, बी ऑप्शन है NRE, सी ऑप्शन है NRO, डी ऑप्शन है NR। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्वाइंट अकाउंट जो खोल सकते हैं रेसिडेंट के साथ, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, उस अकाउंट का नाम हो गया NRO अकाउंट। ठीक है, क्या नाम हो गया? NRO। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ए बैंक कैन स्टॉप और क्लोज द अकाउंट ऑफ ए कस्टमर। बोलते कौन से कारणों से बैंक चाहेगा तो अकाउंट को स्टॉप भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है कस्टमर का। ए ऑप्शन, वेयर द कस्टमर रेगुलरली ड्रॉज चेक्स विदाउट सफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट। बोलते जहाँ पे कस्टमर जो रेगुलरली ड्रॉ कर रहा है चेक को बिना सफिशिएंट बैलेंस का। बी ऑप्शन, वेयर द कस्टमर इश्यूज चेक्स एंड फ्रिक्वेंटली स्टॉप्स पेमेंट ऑफ सच चेक्स। बोलते जहाँ कस्टमर ने चेक इशू कर दिया आप लगातार या कई बार वो स्टॉप चेक कर रहा हो पेमेंट। सी ऑप्शन हो जाएगा, वेयर द कस्टमर एक्ट्स एज ए मैनर डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। और कोई भी कस्टमर ऐसा लगता है जो बैंक की इंटरेस्ट के लिए खतरा है, उसका अकाउंट बंद कर सकता है। डी ऑप्शन ऑल द अबव। देखिए ए ऑप्शन क्या बोला, कस्टमर रेगुलरली ड्रॉ कर रहा है चेक, और यहाँ पे सही बात क्या है कि बिना पैसे नहीं है उस अकाउंट में। ठीक है, तो क्या इस कारण से बंद कर सकता है? बिल्कुल इस कारण से बंद कर सकता है। फिर बोलते कस्टमर इशू कर दिया चेक बुक, कस्टमर इशू कर दिया चेक और उसको बार बार स्टॉप चेक करता है, रोक देता है पेमेंट, तो इस केस में भी आपको बंद हो जाएगा। अगर कस्टमर का कोई हरकत ऐसा लगता है जो बैंक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो उस केस में भी अकाउंट को स्टॉप या क्लोज किया जा सकता है। यानी सारी बातें सही हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। B was having an account with Universal Bank. Bank got confirmation from B for the balance in the account. Later on, B brought to the bank's notice a fact that two forged checks have been debited to his account. Bank, however, claimed that the customer has already confirmed the balance. बोलता है कि B जो था उसका अकाउंट है यूनिवर्सल बैंक में। यहाँ पे बैंक को कंफर्मेशन मिलता है B से बैलेंस के संबंध में अकाउंट में। बाद में बी जो है बैंक के नोटिस में बात लाता है और ये बताता है कि यहाँ पे दो फोर्ज चेक्स है वो इसके अकाउंट से डेबिट हुए, यानी दो चेक डेबिट हो गया, जाली चेक। बैंक ने क्लेम किया कि कस्टमर से पहले डेबिट करने से कंफर्म किया था बैलेंस। तो अब इसमें कौन सी बात सही है वो आपसे पूछ रहा है। ये ऑप्शन है बैंक इज नॉट लायबल, ये ऑप्शन बैंक इज नॉट लायबल एज द कस्टमर हैज़ ऑलरेडी कन्फर्म द बैलेंस। बोलता है बैंक लायबल नहीं हो कि कस्टमर से ऑलरेडी बैलेंस कन्फर्म कर लिया। बी ऑप्शन, दो कस्टमर इज राइट बट आफ्टर कन्फर्मिंग द बैलेंस ही कैन नॉट गोट एंट्री रिवर्स। बोलता है कस्टमर भले सही क्यों ना हो बट जब आप एक कन्फर्म कर देते हैं बैलेंस उसका तो एंट्री रिवर्स नहीं की जा सकती है। सी ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर द फोर्स चेक एंड इट हैज़ टू रिवर्स द एंट्री। बोलता है बैंक लायबल होगा फोर्स चेक के लिए। फोर्स का मतलब क्या? जाली चेक है, ठीक है, और इसके कारण उसको एंट्री वापस भी करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। डी ऑप्शन हो जाएगा, बैंक एंड द कस्टमर हैव टू शेयर द लॉस ऑन प्रोरेटा बेसिस। बैंक और कस्टमर दोनों मिलके जो भी नुकसान हुआ है आपस में बांटेंगे प्रोरेटा बेसिस के हिसाब से। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक ही लायबल होगा, कस्टमर की गलती नहीं। आप फोर्ज चेक, यहाँ पे देखिए चेक क्या है? जाली है, ठीक है, यहाँ देखिए चेक क्या है? जाली चेक है। जब कोई भी फोर्ज चेक यूज होगा यानी नकली चेक है, वो जाली चेक है, तो यहाँ पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कस्टमर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बैलेंस कंफर्म करना भी कोई चीज़ नहीं है, तो सीधा सीधा बात होगी बैंक लायबल हो जाएगा जाली चेक के लिए और एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, वाई ए कस्टमर
of a bank B used to hand over the checks in his favor for deposit in his account to an employee of the bank who withdrew the money of the check from the drawers accounts maintained with that bank and misappropriated. When the fact came to notice why, he asked the bank to make good the loss as the employee was on roll of the bank refused to companies why. बोलता है कि कोई कस्टमर है बैंक बी का और उसने हैंड ओवर कर दिया चेक इन फेवर जो करेगा कस्टमर की इन फेवर ऑफ द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय किसके अकाउंट में तो वाई कस्टमर है बैंक का नाम है बी ठीक है और यहाँ पे वो हैंड ओवर कर रहा है एम्प्लॉय को उसके फेवर में डिपॉजिट अकाउंट चेक डाल दिया ठीक है और वो विड्रॉ कर लेता है चेक को ड्रॉर के अकाउंट में जो मेंटेन किया जाता है बैंक में बाद में मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है बाद में पता चला वाई को तो बैंक से बोलता है कि उसके नुकसान की भरपाई की जाए क्योंकि एम्प्लॉय जो था बैंक के रोल में था बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया कंपनी वाई को ऐसा हम नहीं करेंगे ये ऑप्शन क्या है वाई हैज़ द राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द बैंक वाई के पास अधिकार है क्या है वाई के पास अधिकार है कि वो बैंक के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है बी ऑप्शन वाई हैज़ द राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द बैंक एंड ऑल्सो इंडिविजुअली अगेंस्ट द एम्प्लॉय वाई के पास अधिकार है कि बैंक के अगेंस्ट भी प्रोसीड करेगा और एम्प्लॉय के अगेंस्ट भी प्रोसीड करेगा सी ऑप्शन है बैंक इज नॉट लायबल सिंस फॉर हैंडलिंग ओवर द चेक्स टू बैंक एम्प्लॉयज द बैंक हैड नेवर ऑथेंटिकेटेड द एम्प्लॉय बोलता बैंक यहाँ पर लायबल नहीं होगा हैंडलिंग ऑफ चेक्स के लिए जो बैंक एम्प्लॉय को आप देने क्योंकि बैंक ने कभी भी ऑथेंटिकेट नहीं किया एम्प्लॉय को डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक इज नॉट लायबल फॉर द एक्शन ऑफ इट्स एम्प्लॉय इवन व्हेन दीज आर ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ बैंक बोलते बैंक लायबल नहीं होगा सारी एक्शन एम्प्लॉय के लिए भले ही वो बैंकिंग आवर में घटना क्यों नहीं घटी हो और ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक क्यों ना हो रहा हो सही ऑप्शन क्या होगा सही ऑप्शन हो जाएगा कि बैंक यहाँ पर लायबल नहीं है सीधी सी बात बैंक यहाँ पे लायबल नहीं है जो भी चेक हैंडलिंग करता है बैंक एम्प्लॉइज बैंक यहाँ पे कभी भी नहीं ऑथोराइज करता है अपने एम्प्लॉय को पैसा आप बैंक कभी ऑथोराइज नहीं करता है अपने एम्प्लॉय आप पैसा जो है किसी कस्टमर को अपने अकाउंट मंगा लीजिए ठीक है तो यह अगर आप कर रहे हैं तब गलत कर रहे हैं कोई भी एम्प्लॉय कर रहा है सॉरी कोई भी कस्टमर अगर एम्प्लॉय के नाम पे कर रहा है तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ ऑन ऑफ साइट सुपरविजन आरबीआई कॉल्स फॉर इंपॉर्टेंट रिटर्न्स कॉल्ड बोलता है जहाँ पर्पस होता है कैरी करने का ऑफ साइट सुपरविजन तो आरबीआई कॉल करता है इंपॉर्टेंट रिटर्न्स उसका नाम क्या है ए ऑप्शन है बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स जिसको बीएसआर बोलते हैं बी ऑप्शन है एक्सओएस रिटर्न्स सी ऑप्शन है जाएगा आर रिटर्न डी ऑप्शन है डीएसबी रिटर्न सही ऑप्शन क्या है सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डीएसबी रिटर्न हो जाएगा डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 अंडर सेक्शन 38A of Banking Regulation Act, when High Court orders liquidation of a bank, which among the following can be liquidator? बोलता है जब अंडर सेक्शन 38A है बैंक रेगुलेशन एक्ट जहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया लिक्विडेशन ऑफ बैंक का तो यहाँ पे कौन सी बातें जो होंगी लिक्विडेटर की हैं ये ऑप्शन आरबीआई एसबीआई इसमें तो कौन से लोग जो होंगे लिक्विडेटर हो सकते हैं ठीक है अंडर सेक्शन क्या है बैंक रेगुलेशन एक्ट का हाई कोर्ट ऑर्डर दिया लिक्विडेशन करने का बैंक को नीलाम करना है बैंक को बंद करना है बंद क्या बैंक को बेचना है लिक्विडेशन में बैंक की सारी एसेट्स को बेच के जो पैसा निकलेगा वो कौन करेगा यहाँ पे वो काम कौन करेगा उसी को हम लिक्विडेटर बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी लिक्विडेटर ए ऑप्शन आरबीआई एसबीआई और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक बी ऑप्शन आरबीआई और कोर्ट अपॉइंटेड लिक्विडेटर ओनली बी सी ऑप्शन है आरबीआई एसबीआई और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक डी ऑप्शन है बैंक कैन नॉट बी अपॉइंटेड लिक्विडेटर्स बैंक को आप लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका आरबीआई हो सकता है लिक्विडेटर एसबीआई भी हो सकता है या फिर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकता है ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 एक्स ए कस्टमर ऑफ पॉपुलर बैंक हैड डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹12,500 in his saving bank account which was created by the bank in the account of Mr. Y. The relationship between the bank and Y is बोलते एक्स एक कस्टमर पॉपुलर बैंक का जिसने डिपॉजिट किया अमाउंट 12,500 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट में जो कि क्रिएट हो गया मिस्टर वाई के अकाउंट में ठीक है मिस्टर एक्स जो था कस्टमर था पॉपुलर बैंक का उसने जमा किया था अमाउंट 12,500 रुपये का अपने सेविंग बैंक अकाउंट में बॉट और क्रिएट हो गया मिस्टर वाई के अकाउंट में जो रिलेशनशिप है बैंक का वाई के साथ वो क्या है ये ऑप्शन ट्रस्टी बेनिफिशरी बी ऑप्शन है डेप्टर क्रिएटर सी ऑप्शन है क्रिएटर डेप्टर बी ऑप्शन है बेनिफिशरी ट्रस्टी सही ऑप्शन हो जाएगा इसका इसमें क्या इसमें हो जाएगा क्रेडिटर डेप्टर रिलेशनशिप आ जाएगा सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8
एन ऑर्डर ऑफ चेक of rupees 55,000 is issued by Mr. X in his account, favoring M, a minor, who approaches the bank cash payment. बोलता है एक चेक, ऑर्डर चेक है जो 55,000 रुपये का है, जिसको मिस्टर एक्स ने इशू किया है अपने अकाउंट से, जो कि फेवर करता है एम को, जो एक माइनर बच्चा है। अब वो अप्रोच करता है बैंक को कैश पेमेंट के लिए। ए ऑप्शन है। चेक बिंग इज इन फेवर ऑफ माइनर कैन नॉट बी पेड। चेक फेवर भले माइनर को कर रहा है बट उसको पे नहीं कर सकते। ठीक है। बी ऑप्शन है मतलब कैश पेमेंट हम नहीं कर सकते। बी ऑप्शन है चेक सेल बी पेड लाइक इन अदर केसेस। चेक को जैसे पे करते हैं बाकी जगह कैसे वैसे पे किया जाएगा। सी ऑप्शन है चेक विल बी पेड इफ माइनर इज अकॉम्प्लिश बाय हिज गार्जियन। चेक को हम पे कर सकते हैं अगर माइनर जो होगा उससे गार्जियन भी होगा तो। डी ऑप्शन है चेक सेल बी पेड इफ द गार्जियन प्रोवाइड्स गारंटी फॉर द पेमेंट। चेक को पे किया जाएगा जहाँ गार्जियन गारंटी प्रोवाइड कर रहा है पेमेंट का। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चेक को बिल्कुल हम वैसे ही पे करते हैं जैसे बाकी जगह हम पे करते हैं। ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि ये ऑर्डर चेक है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इज इशूड ए चेक ऑफ रुपीज 32,000 पेबल टू बी और ऑर्डर द चेक इज मिसप्लेस्ड एंड फाउंड बाय सी। सी forges B's signatures and endorses in favor of D, who represents the check for the payment of the bank, but it is dishonored. बोलते हैं एक्स ने इशू किया था चेक 32,000 रुपये जो कि पे करता है बी को। ठीक है या ठीक है, और ऑर्डर पे चेक यहाँ मिसप्लेस हो गया जो बाद में सी को पता चला। सी ने साइन जाली मार दिया बी का। ठीक है। और इंडोर्स कर देता है इन फेवर ऑफ डी, जिसने प्रेजेंट कर दिया चेक को पेमेंट के लिए। अब बाद में डिसऑनर हो गया। अब डी ऑप्शन के डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स बी एंड सी। डी रिकवर करेगा पैसा एक्स बी और सी से। बी ऑप्शन डी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स एंड बी ओनली। सी ऑप्शन डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली। डी ऑप्शन है डी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली। सही ऑप्शन क्या है? तो डी बिल्कुल रिकवर करेगा अमाउंट। चेक जो पहले इंडोर्स करता है उसे सब कर सकते हो। ठीक है। सब लास्ट कौन इंडोर्स किया था? सी ने इंडोर्स किया डी के लिए, तो डी सी को कटघरे में डाल सकता है, यानी रिकवर कर सकता है। तो डी जो होगा रिकवर करेगा सी से केवल। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर एजेड गेट्स ए डिमांड ड्राफ्ट issued from the bank in favor of his son S, who is to visit another town in connection with some business purchases. He requests bank to substitute the word order by bearer in the deed so that his son does not face any difficult in the new town. अब देखते हैं मिस्टर जेड जो है तो मिस्टर जेड को डिमांड ड्राफ्ट मिला जो कि इशू किया गया बैंक से, जो कि उनके सन के फेवर में करेगा, जिसका नाम एस है। और वो विजिट करना चाह रहा है दूसरे शहर में कोई बिजनेस पर्पस के लिए। यहाँ पे जो मिस्टर जेड है उन्होंने रिक्वेस्ट किया बैंक को सब्स्टिट्यूट करें वर्ड को, ऑर्डर की जगह बियर करें। क्या करें? ऑर्डर की जगह बियर कर दें डीडी में, ताकि उनके बच्चे को बहुत आसानी हो, कोई दिक्कत महसूस ना हो दूसरे नए टाउन में। ये ऑप्शन। बैंक कैन नॉट डू सो, इट विल बी वॉल्यूशन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट। बोलता है बैंक ऐसा कर नहीं सकता है। क्या है? बैंक ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूशन सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट का। बी ऑप्शन बैंक ऐसा, बी ऑप्शन बैंक कैन डू इफ जेड इज डिपेंडेबल कस्टमर। और बैंक कर सकता है अगर जेड डिपेंडेबल कस्टमर है तो। सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक कैन नॉट डू बट इट कैन अटेस्ट द सिग्नेचर ऑफ एस ऑन ए सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर विच ही कैन यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। बोलते बैंक यहाँ पे ऐसा कर तो नहीं सकता, बस बैंक क्या करेगा? अटेस्ट कर देता है साइन का, एस सन का, जो सन है उसका एस, उसका सिग्नेचर को एक सेपरेट स्लिप में आइडेंटिफिकेशन करने के काम आएगा। ठीक है। फिर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक कैन नॉट लुक इनटू द इश्यू ऑफ द प्रॉब्लम एज इज ऑफ जेड एंड नॉट बैंक। बैंक इस तरह की प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देता क्योंकि प्रॉब्लम जेड का है ना कि बैंक का है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बैंक क्या करेगा? बैंक यहाँ से ऐसा काम करेगा कि बैंक चेंज कुछ नहीं कर सकता है, बट वो अटेस्ट कर देगा, जो बैंक अटेस्ट कर देगी जो उसका बच्चा है सन एस, उसका सिग्नेचर को एक सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर में, जो कि आइडेंटिफिकेशन काम में काम आ जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन। और यहाँ पे हमारे पास जीआईबी का दो तरह के कोर्सेज हैं, एक है 6 महीने की वैलिडिटी का, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का। दोनों जगह आपको वीडियो कोर्सेज होंगे, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन नोट्स हो जाएगा। पेपर 1 करेंगे IAFS जिसका दाम है 600 रुपये, दाम हो जाएगा 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे PPP, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 करेंगे AFBM, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 करेंगे इसका दाम RBWM, जिसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर उसका दाम यहाँ पे कॉम्बो पैक जो है चारों पेपर का कंबाइंड दाम है 2000 रुपये, और यहाँ दाम है आपका 3000 रुपये। ठीक है।
ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x968512 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservicestudymetal.com। ईमेल आईडी हो जाएगा city713@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।